हाय एवरीवन। तो फाइनली जो है ये वीडियो होगा पेपर 2 के लिए डेडिकेट वीडियो होगा, जिसमें कवर करेंगे कि लास्ट 150 डेज में पेपर 2 को कैसे प्रिपेयर किया जा सकते हैं, कौन कौन से डूज हैं, कौन कौन से डोंट्स हैं, इन सब चीज़ के बारे में सिंपल रोड मैप वीडियो होने वाले हैं। ये लेक्चर को लेंदी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जितना हम लोग पेपर 2 को अंडरस्टैंड करते समझते हैं, हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना देते हैं, टफ बना देते हैं कि पेपर 2 में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछ ले जाते, प्रॉपर इसका सिलेबस होता है। अब देखो पेपर 2 के बारे में डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो जो है पहले बन चुका है, तो उसको एक बार कवर कर लेना, क्योंकि इसमें जो है हम लोग कवर करेंगे कि 150 डेज में क्या क्या ऐसे चीज है जिसको कवर करना है, जिसको नेग्लेक्ट करना है, बाकी इसका सिलेबस क्या होता है, ये सब चीज जो है स्ट्रेटजी वीडियो में कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा वीडियो में यूट्यूब में सर्च करना तो उसमें मिल जाएगा, तो वहां से अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन 150 डेज यहाँ पे बच चुके हैं। अब यहाँ पे वीडियो अगर सर्च कर रहे हो कि कैसे पेपर 2 को प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा सा एक बार अपने लेवल में सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो 150 डेज और पेपर 2 को कवर करना थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजेस भी हो सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे इजी भी हो सकते हैं। दो बार मैं यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी प्रिपेयर करना होता है, देखो बातें तो यहाँ पे हवाई बातें बहुत ज़्यादा हैं, पेपर 2 के बारे में भी हैं, लेकिन 150 डेज, क्योंकि 150 डेज ऐसा थोड़ा ना होगा कि पेपर 2 को ही बस प्रिपेयर करोगे, पेपर 1 भी तो है। समझ पा रहे हो इस बात को? पेपर 1 को भी कवर करना है और उसी के साथ पैरेलली पेपर 2 को भी कवर करना है। और पेपर 2 ध्यान रखना एमसीक्यू नहीं होता, पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होता है, तो उसको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करोगे वो अलग से, प्लस डाटा याद रखोगे वो अलग से, प्लस पेपर 1 को भी पैरेलली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 150 डेज थोड़ा सा यहाँ पे कई लोगों के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। किन लोगों के लिए चैलेंजेस हैं? अगर सीएपीएफ पेपर के बारे में, पेपर 2 के बारे में स्पेशली, क्योंकि ये वीडियो होगा डेडिकेट पेपर 2 के लिए ही होंगे। और अगर पेपर 1 का भी चाहिए तो थोड़ा सा बताना डिस्क्रिप्शन में, या फिर व्हाट्सअप नंबर भी दिया है तो वहाँ पे भी एसएमएस कर सकते हो। उसी के साथ 150 कैसे प्रिपेयर कर सकते हो प्रैक्टिकली इसमें कवर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी स्टूडेंट का यहाँ पे टाइम वेस्ट हो। ठीक है, प्रैक्टिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस ये हो सकता है कि अगर पेपर 2 का पहले बात तो कंटेंट ही नहीं रखे हो, है ना, तो यहाँ पे चैलेंजेस हो सकता है। पीवाईक्यू नहीं कवर किए हो, यहाँ पे भी चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि पेपर 2 के लिए स्पेशली चाहिए क्या हमें, पहले बात तो इसका कंटेंट ढूंढना पड़ता है, ये चाहिए। अब देखो 150 डेज में अब पहले अभी जाओगे, कंटेंट ढूंढना यहाँ पे स्टार्ट करोगे, कंटेंट को प्रिंट आउट करोगे, पढ़ोगे, है ना, फिर कई लोग जो है नोट्स बनाएंगे, तो पेपर 1 को कब करोगे, प्लस आंसर राइटिंग कब करोगे, यहाँ पे दिक्कत होता है। क्योंकि माइंड सेट ऐसा प्रिपेयर करो, क्योंकि जो है मेरिट तो होना है ना, एग्जाम जो है क्वालिफाई तो करना है, लेकिन उसी के साथ हमें मेरिट इन भी होना है। अल्टीमेटली ये एग्जाम को दे क्यों रहे हो, ताकि हम जो है मेरिट इन हो सके, सिलेक्शन हो सके। केवल केवल हर हम लोग जो है पेपर 2 को या फिर सीएपीएफ में जो रिटन एग्जाम है उसी को क्लियर करना है, ये तो टारगेट आई होप किसी का नहीं होगा। सबका यही टारगेट होता है कि डायरेक्टली हमें क्या बनना है, असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। तो उसके लिए एक पेपर ये होता है, पहला स्टेज ये होते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकली चलो इसके लिए 150 डेज यहाँ पे पेपर 1 को भी कवर करना है और पेपर 2 को भी कवर करना है, और कुछ भी नहीं कवर किए हो तो यहाँ पे चैलेंजेस होता है। लेकिन उस चैलेंजेस को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, और बहुत हद तक जो है कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, कुछ इनिशिएटिव भी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी डिस्कस करेंगे, है ना, टाइम टू टाइम यहाँ पे। तो कैसे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ को यहाँ पे डू करना है, डोंट्स करना है, क्योंकि यहाँ पे 150 डेज थोड़ा सा यहाँ पे जो है पैर जो है या फिर स्टेप जो लोगे ना, तो थोड़ा सा सोच समझ के लेना स्टेप्स को, क्योंकि 150 डेज जो है 2 दिन प्रिपेयर कर रहे हो, फिर लग रहा है नहीं इसको नहीं प्रिपेयर करना चाहिए, फिर इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो 2 दिन तो वेस्ट हो गया ना। अब ना जाने कितने 2 दिन इस तरीके से वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से 150 डेज जो है यहाँ पे, है ना, चैलेंजेस भी हैं, इजी भी हो सकते हैं। इजी उन लोगों के लिए हो सकते हैं जो कि पहले से प्रिपेयर्ड हैं, जिसके पास कंटेंट है ना। और अभी का थोड़ा सा रियलिटी अगर बताऊं, 150 डेज यहाँ पे बचा है, अभी जो है रफली जो है आज जो है 14 फब है, ठीक है, 14 यहाँ पे फब है, फरवरी आ चुके हैं, 19 जुलाई को यहाँ पे पेपर है। 14 फब तक जो है आते आते ऑलमोस्ट जो है पेपर 1 और पेपर 2 का, एटलीस्ट पेपर 2 का भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पेपर 2 का जो है कंटेंट अपने पास होना चाहिए। रियलिटी अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो सीरियस एस्पिरेंट के पास इतना तो होना ही चाहिए। पेपर 2 का पूरा यहाँ पे हमारे पास कंटेंट बन जाना चाहिए।
उसी के बाद जो है जो फॉर्मेट होता है ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, उसी के साथ जो है प्रीसिस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशंस कैसे फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, कितना वर्ड लिमिट होना चाहिए, बेसिक्स पूरा कवर हो। अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये सब चीज़ जो है बेसिक्स यहाँ पे कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सीरियस एस्पिरेंट इतना समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेटजी न बोलने का यहाँ पे कारण यही है क्योंकि हमें यहाँ पे राइट डायरेक्शंस कवर करना है, क्योंकि राइट डायरेक्शंस यहाँ पे कवर करोगे तभी आसानी से यहाँ से हैंडल किया जा सकते हो, और यहाँ पे लेंदी भी नहीं बनाना है। सिंपल रोड मैप क्या होता है देखो पेपर 2 का स्पेशली, क्योंकि उसी का ही वीडियो है। पेपर 2 में सिंपल सा रोड मैप ये होता है कि सबसे पहले क्या करना होता है, हमें पीवाईक्यू एनालिसिस करना होता है। जैसे एक बार पीवाईक्यू एनालिसिस कर लोगे उसके बाद जो थीम है उस थीम को यहाँ पे पॉइंट आउट करना होता है। ठीक है, सिंपल रोड मैप है, ब्रॉड बता रहा हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 करके हर एक क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे। पीवाईक्यू हमें कंप्लीट हो गया, थीम फाइंड आउट कर लियो। अब थीम जैसे ही फाइंड आउट कर लियो, टॉपिक हो गया जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट हो गया तो उसमें टेररिज्म हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गए, बॉर्डर मैनेजमेंट हो गए, है ना, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस हो गए, कुछ इससे रिलेटेड डाटा हो गए, एमएचए का डाटा हो गए, है ना, पीआईबी के डाटा हो गए। तो इसको प्रिपेयर करोगे तो सीधी सी बात, जैसे थीम हमें पता चल गया तो इसके बाद हमें प्रिपेयर करना होता है वो है कंटेंट प्रिपेयर करना होता है। कंटेंट प्रिपेयर या फिर इसी को बोल लो नोट्स प्रिपेयर करना होता है। ये यहाँ तक प्रिपेयर हो गया। अब इस प्रिपेयर कर तो लिए हो, उसके बाद रीड करना होता है, उसके बाद पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ने के बाद डायरेक्टली किस में आओगे, आंसर राइटिंग में आओगे। आंसर राइटिंग, और यही आंसर राइटिंग यहाँ पे फाइनल स्टेज होता है, फाइनल स्टेज होता है। और उसी के साथ आंसर राइटिंग करने के बाद जो है मॉक टेस्ट लगा लिए, मॉक टेस्ट लगा लिया करो, है ना, या तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट लगा लो, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो जितना भी ये वीडियो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली होके और एज अ सीरियस एस्पिरेंट कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसी का उसका माइंड सेट को लेके यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पीवाईक्यू एनालिसिस किए, है ना, उसके बाद जो है थीम बनाए, कौन कौन से थीम है। अब ये थीम पूरा है तो टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये काम तो करने की जरूरत ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, है ना। अब ये नहीं बोलूंगा कि ये भी टेलीग्राम में अपलोडेड है, टेलीग्राम में भी अपलोड है, वेबसाइट में भी अपलोड है, लेकिन उसको जो एनालिसिस करना है वो टेलीग्राम वेबसाइट एनालिसिस नहीं करेगा, उसको खुद से एनालिसिस करना है ना। अगर एनालिसिस भी ना हो पा रहा हो तो इसका वीडियो है यूट्यूब में अपलोडेड है, चैनल में ही अपलोडेड है, तो वहां से भी कवर कर सकते हो। तो थीम हो गया, उसके बाद क्या करना है, कंटेंट। अब ये कंटेंट कहाँ से आएगा इसका बारे में बताता हूँ, फिर आंसर राइटिंग, फिर मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के बाद डायरेक्टली एग्जाम में बैठना है यहाँ पे। तो ये सिंपल से यहाँ पे स्ट्रेटजी होता है और यही चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना होता है। हम लोग क्या है बहुत ज़्यादा हुआ बना लेते हैं कि ये क्या है, पेपर 2 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, पिछले बार ट्राइबल रेसिस्टेंस से आ गए, अब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, बहुत टाइम बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए, तो ऐसा लगा कि कहाँ से हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिए। क्योंकि जो पेपर 1 में जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करते हैं, तो पेपर 1 जो कवर करते हो ना, तो ऐसे ही कवर नहीं किया करो कि फैक्चुअल पढ़ रहे हैं टिक लगा रहे हैं, नहीं ऐसा मत किया करो। पेपर 2 को भी पेपर 1 के हिसाब से पढ़ो, और पेपर 2 को हो सके तो पेपर 1 को थोड़ा सा ठीक से पढ़ना, ऐसे पढ़ा करो ताकि जो है पेपर 2 के साथ लिंक हो सके। ठीक है, ऐसे प्रिपेयर किया करो। देखो पेपर 1 और पेपर 2 और सीरियस एस्पिरेंट क्या करते हैं, जितना भी सिलेक्शन होता है जिन लोगों का देख लेना, सबसे पहले बात तो सीट्स कम है। अब सीट्स कम है और सीट्स उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि डेडिकेट होके इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। क्योंकि फॉर्म तो बहुत ज़्यादा भरे जा रहे हैं, बहुत लोग फॉर्म यहाँ पे भर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। एक तो सीट्स कम है और गिने चुने का सिलेक्शन हो रहा है। और किन का सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो लोग जो है डेडिकेट होके इन दोनों को कवर कर रहे हैं, है ना, और उसी के साथ फिजिकली फिटनेस है और उसी के साथ जो है इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब प्रिपेयर करोगे तब फाइनली जाके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मैं सिलेक्शंस का बात कर रहा हूँ, है ना, एग्जाम क्वालिफाई का नहीं। अगर सिलेक्शंस का बात करोगे तो एग्जाम क्वालिफाई करोगे ही करोगे, है ना, वो तो पहला ही स्टेज होता है। तो इस तरीके से कवर करना होता है। तो जो ऐसे हैं वही बता रहा था कि जो पेपर 1 को प्रिपेयर करते हो तो थोड़ा सा पेपर 2 का एंगल भी यहाँ पे फाइंड आउट किया करो। अब देखो हिस्ट्री कवर करते हो तो हिस्ट्री में हम लोग जब कवर करते हैं तो ट्राइबल रेसिस्टेंस के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, है ना। प्रीवियस ईयर में ट्राइबल रेसिस्टेंस से क्वेश्चन आए थे। तो ट्राइबल रेसिस्टेंस को तो हम लोग कवर करते हैं, पेपर 1 में पढ़ते हैं। तो पेपर 1 में जब ट्राइबल रेसिस्टेंस को कवर करोगे तो 2 व्यू यहाँ से कवर होते हैं।
एक एस्पिरेंट ऐसा होगा जो कैसे कवर करेंगे, जो फैक्ट्स होंगे उसको कवर करेंगे बस, उससे बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, क्या उसका चैलेंजेस रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं है, क्या सिग्निफिकेंस रहे उससे भी कुछ मतलब नहीं है, उसको फैक्ट्स कवर करना है और ऊपर ऊपर का जो पार्ट होते हैं उसको कवर करना है। और उसी में जो सेकेंड एस्पिरेंट होंगे ट्राइबल रेसिस्टेंस को ही कवर करेंगे, तो फैक्ट्स को तो कवर करेंगे, फैक्ट्स के साथ क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं इसको कवर करेंगे, उसका बैकग्राउंड कवर करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड के साथ क्या उसका सिग्निफिकेंट रहे हैं इसको कवर करेंगे। जब इस तरीके से कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली जो पेपर 2 है पेपर 2 का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और देखो हमें जो है 4 ही यहाँ पे सॉल्व करना होता है, 4 ही ऐसे लिखना होता है, और 4 ही ऐसे लिखना है और नहीं लिख पाओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 को जब कवर करते हो तो थोड़ा सा लिंकेजेस भी बैठाया करो, लिंकेजेस भी कवर किया करो, ताकि अगर थोड़ा अनरैंडमली या फिर रैंडमली टाइप के जो क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट अगर कोई ऑप्शन ना रहा हो तो उसको तो सॉल्व कर सको, ठीक है। ठीक है, अगर 10 मार्क्स ना मिले तो एटलीस्ट जो है 5 मार्क्स 7 मार्क्स यहाँ तक तो स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अगर ब्लैंक उसको छोड़ोगे तो ब्लैंक क्यों छोड़ना है ना, ब्लैंक हमें क्यों छोड़ना, हमें जो है 7 और 5-7 मार्क्स इजिली वहां से गेट हो रहे हैं, इजिली हमें 5-7 मार्क्स मिल रहे हैं, तो प्रिपेयर कर लो ना। एक तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा पेपर 1 में वो भी सॉल्व कर लोगा, पेपर 2 में आएगा वो भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं समझना कि जो है कहाँ से कहाँ इसको लिंक कर, नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जो है समझना अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ। बाकी मैं चाहता तो ये जो है 10 मिनट का पेपर 2 को कंप्लीट कर लेता, नहीं, लेकिन हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ध्यान रखना, थोड़ा सा लिंकेजेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है गलत डायरेक्शन से ना जाओ। 150 डेज यहाँ पे क्रूशियल है, अभी नोटिफिकेशन आने ही वाले हैं, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद कई लोग प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो है चैलेंजेस होता है, थोड़ा सा अपने लेवल में कंफर्ट जोन से बाहर आके प्रिपेयर करो, ताकि थोड़ा सा जो एस्पिरेंट हो एस्पिरेंट से डायरेक्टली ऑफिसर्स यहाँ पे बन जाओ। तो जो जनरल स्टडीज एशियन कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं इसमें जो है टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस 200 मार्क्स को जो है अचीव करने के लिए हमें कितने आवर्स मिलते हैं, 3 आवर्स मिलते हैं, और पूरा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में होते हैं। इसमें ऐसे होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं ये तो इंडिविजुअल जब कब बताऊंगा, अभी बताऊंगा इसी में, तब समझ आएगा। लेकिन थोड़ा सा देखो, जो ऐसे होते हैं इसे हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, है ना, ये इंडिविजुअल चॉइस होता है। लेकिन अदर जितना प्रेसिस हो गया, आर्गूमेंट कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वो पूरा जो है उसके बाद पूरा इंग्लिश रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे बस को यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश लिख सकते हो, ये अपने लेवल में है, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक समझ आ रहा है क्या, अच्छे से समझ आ रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझना, पेपर 2 का बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, अब इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना कि जब पेपर 2 को पढ़ते हो तो 2 पार्ट में कवर करना है ना। एक पार्ट को मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट ए बोल रहा हूँ, और सेकेंड पार्ट को मैं यहाँ पे पार्ट बी बोल रहा हूँ। पार्ट ए में केवल और केवल ऐसे को रखना। अब ऐसे जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, इसका थोड़ा सा स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी तो नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा डायरेक्शंस बोलूँगा। ऐसे जो है इंडिविजुअली कितने मार्क्स का आते हैं, 80 मार्क्स का आते हैं, ठीक है। और गुड मार्क्स अगर देखा जाए पेपर 2 में अचीव करने के लिए जो गुड मार्क्स होते हैं ऑन एन एवरेज अगर 110 भी ला ले रहे हो ना, 100 से प्लस ही ला रहे हो, तो चांसेस होता है कि मेरिट इन हो जाओगे, क्योंकि पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों को मिला के यहाँ पे क्या बनता है, मेरिट बनेगा, ठीक है। उसी के साथ इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ते हैं। तो अगर पेपर 2 में भी जो है 100 अराउंड ला ले रहे हो या फिर 100 ला रहे हो या फिर उससे 100 प्लस जा रहे हो, तो गुड मार्क्स यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। और इस 110 में यहाँ पे 80 मार्क्स केवल और केवल ऐसे ही कवर कर रहे हैं, ऐसे कवर कर रहे हैं। और ध्यान रखना एक चीज कि जो पेपर होते हैं, जो बुकलेट दिए जाते हैं पेपर 2 के, सबसे पहले क्या होते हैं उसमें ऐसे को लिखना होता है, और हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे को लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा साइकोलॉजिकली सोचना, ठीक है, ऐसे लास्ट में लिख रहे हो, ऐसे को जब लास्ट में लिखोगे तो लास्ट में लिख रहे हो मतलब पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। और लास्ट में लिखते हैं तो राइटिंग का तो सबको पता है कि कैसे बनता है ना, ऐसे राइटिंग बनते हैं कि समझ में नहीं आए, खुद पढ़ोगे तब समझ में नहीं आए। लेकिन जो ऐसे है
पहला पेज में रहता है और एग्जामिनर जो है इसको सॉल्व करेगा, तो जब एग्जामिनर यहाँ पे ऐसे को चेक करेगा, क्योंकि पहला पेज तो ऐसे का है, तो सबसे पहले किसको चेक करेंगे, ऐसे को चेक करेंगे। तो जब ऐसे को यहाँ पे चेक करेंगे, और राइटिंग हम लोग कैसे बनाए हैं, पूरा कर्सिव राइटिंग बनाए हैं, तो फर्स्ट जो इंप्रेशन यहाँ पे पड़ता है ना वो पूरे यहाँ पे निगेटिव चले जाते हैं। तो एग्जामिनर भी सोचेंगे यहाँ पे जो है ऐसे को ऐसे ही लिखे हैं, पहला पेज है तो पहले पेज को ऐसे ही लिखे, तो अदर जितना भी लिखे होंगे वो कैसे लिखे होंगे। तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा मिस्टेक मत करना, थोड़ा सा यहीं पे रहेगा कि जो ऐसे है उसको पहले कवर कर लेना। मोस्टली स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जो ग्रामर पोर्शन है उसको पहले कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जो ईजी है उसको तो लिखोगे ही लिखोगे, वो तो वन लाइनर होते हैं ना, उसमें जो है राइटिंग अगर खराब भी बन जाएगा तो उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ग्रामर है, सही लिखोगे तो सही ही होगा, उसमें राइटिंग ध्यान नहीं देना। लेकिन राइटिंग हमें ध्यान देना हो तो ऐसे में होता है। 80 मार्क्स यहाँ पे ऐसे ही में मिल रहे हैं, 4 ऐसे यहाँ पे लिखना होता है, और चारों ऐसे को यहाँ पे लिख लोगे तो कितना यहाँ पे मार्क्स बूस्ट हो जाएगा। खुद सोचो इस चीज को कि कितना मार्क्स यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। तो एक पहले डिवाइड करो ऐसे का, तो ऐसे को सबसे पहले लिखना, हो सके तो पहले ऐसे को ही लिखना, लास्ट में जो है ग्रामर को लिख सकते हो, ऐसा प्लानिंग कर सकते हो, या फिर ग्रामर को बीच में लिख सकते हो। और एक और आता है ऐसे को लिखोगे, ऐसे भी कर सकते हो कि 2 ऐसे लिखे, 2 ऐसे लिखने के बाद थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा माइंड यहाँ पे फ्रेश अप हो जाए। ऐसा नहीं भी करना है कि जैसे 4 ऐसे हैं तो 4 ऐसे को एक साथ लिख रहे हो, नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत भी हो सकता है। तो ऐसे भी कर सकते हो कि है ना, 2 ऐसे लिख लिए, 2 ऐसे लिखने के बाद थोड़ा सा क्या करो, पॉज लिए। पॉज लेने का मतलब यहाँ पे रुकना नहीं है भाई, थोड़ा सा जो ग्रामर पोर्शन है उसको सॉल्व कर लिए, उसके बाद ऐसे को कंप्लीट कर लेना, है ना, क्योंकि 80 मार्क्स है यार, 80 मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा होता है। 110 यहाँ पे जो है कट ऑफ अगर देखा जाए तो गुड मार्क्स अगर कंसिडर भी किया जाए तो 110 जा रहे हैं, 100 भी यहाँ पे कवर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुड मार्क्स यहाँ पे अचीव कर पा रहे हो। उसी के साथ जैसे कि ऐसे हो गया, तो पार्ट 1 समझ आ गया थोड़ा सा। पार्ट 2 का अगर बात करें, या फिर पार्ट बी, जिसमें से जितना भी बच गए, जो आर्गूमेंट हो गए उसको कवर कर लिए, आर्गूमेंट के साथ जो रिपोर्ट राइटिंग है इसको कवर करना है, ये पार्ट बी है। तो पार्ट ए में मैं इसलिए डिवाइड किया हूँ क्योंकि ऐसे को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, और जितना भी नोट्स बनाते हो तो ऐसे ही ओरिएंटेड बनाओगे। और ध्यान रखने एक मिस्टेक और इसमें मत करना कि ऐसे का अलग से बना रहे हो नोट्स, आर्गुमेंट का अलग से नोट्स बना रहे हो, ठीक है, प्रेसेस का अलग से नोट्स बना रहे हो, नहीं, ये थोड़ा सा जो मिस्टेक्स है इसको अवॉइड करना। जितना भी नोट्स यहाँ पे बनाओगे वो ऐसे, आर्गुमेंट, पैसेज, है ना, उसी के साथ जितना भी जो क्वेश्चन आते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे नोट्स बनाना होता है। क्लियर है? तो अल्टीमेटली जो नोट्स बनाओगे वो ऐसे का ही बनाओगे, और मोस्टली जो है हम लोग प्रिपेयर जब करते हैं तो ऐसे को ध्यान में रखते हुए पूरा नोट्स बनाते हैं। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि कोई टॉपिक है टेररिज्म का, है ना, टेररिज्म एक टॉपिक है। अब इस टेररिज्म में जो है अगर चैलेंजेस लिख रहे हो, ठीक है, ये चैलेंजेस यहाँ पे लिखे हो, चैलेंजेस के बाद यहाँ पे सिग्निफिकेंट लिखे हो, सिग्निफिकेंट लिखने के बाद कोई यहाँ पे अचीवमेंट लिखे हो, ठीक है, इस तरीके से अचीवमेंट लिखे हो। जब इसी को जब आर्गूमेंट में लिखोगे तो कौन से पॉइंट को लिखोगे, ये थोड़ा सा पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब बनाओगे, है ना, टेररिज्म के बारे में तो पूरा लिखोगे। अब टेररिज्म के बारे में सपोज करो कि आर्गूमेंट आ गए, अब आर्गूमेंट लिखोगे तो प्रो में कौन सा आर्गूमेंट लिखोगे, जो सिग्निफिकेंट है या फिर जो अचीवमेंट किए गए हैं उसको प्रो में डाल देना, जो चैलेंजेस हैं इसको निगेटिव में डाल देना। इस तरीके से जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो जो आर्गुमेंट का अलग से नोट्स बनाते हो, या फिर जो है प्रेसिस का अलग से नोट्स बना रहे हो, रिपोर्ट का अलग से नोट्स बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं, सिंगल हैंड नोट्स बनाना है, एक ही नोट्स बनना चाहिए जिसमें से आर्गुमेंट भी कवर हो जाए, और जो आर्गुमेंट के साथ जो प्रेसिस हैं सब पोर्शन यहाँ से एक ही कवर हो जाए। और ध्यान रखना जो डाटा यूज़ करते हो, डाटा यहाँ पे पूरा लेटेस्ट डाटा होना चाहिए। और अगर डाटा के साथ अगर कहाँ से डाटा को कोट किए हो, जैसे कि पीआईबी हो गया या फिर मिनिस्ट्रीज हो गए, वहाँ से अगर कोट कर रहे हो, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, अगर उसका नाम यहाँ पे कोट करोगे तब तो और ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। तो पेपर को थोड़ा सा सिंपल करो, सिंप्लीफाई करके जो है कवर करो, माइंड को यहाँ पे इतना ज़्यादा भटकाने की जरूरत नहीं है। जितना पेपर 2 का डिमांड है, जितना ध्यान में रखना उसको ही ध्यान में रखो, बाकी को यहाँ पे लिफ्ट करो, ठीक है। तो मेन बात आता है यहाँ पे कंटेंट का प्रिपरेशन कहाँ से करें, कंटेंट लाए कहाँ से। तो देखो टेलीग्राम चैनल में थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एक जो यहाँ पे कंटेंट प्रिपरेशन करने का एक तरीका ये होता है कि क्या करोगे कि सबसे पहले पीवाईक्यू एनालिसिस किए हो,
एनालिसिस करने के बाद थीम तो डिसाइड कर लिए हो कि कौन कौन से थीम से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रिपीट ही होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट ही होते हैं, जो थीम है जो टॉपिक है वहीं से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो पीवाईक्यू एनालिसिस की थीम जो है डिसाइड कर लिए हो, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट हो गया। अब इस इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे कि टेररिज्म हो गया। अब ये टेररिज्म को देखो कि टेररिज्म से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, स्पेशली टेररिज्म से कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। अब टेररिज्म से कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं अगर ये पहचान लोगे तो एक चीज ध्यान में आएगा, कौन कौन से, कि सबसे पहले टेररिज्म होता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे रहेंगे। ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ हो, ऐसा इसको अपने से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्या इसका चैलेंजेस हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आए होंगे, है ना। क्या इसका जो है सिग्निफिकेंस है, अब सिग्निफिकेंस तो नहीं बोल सकते इसका, ठीक है, हाँ, लेकिन काउंटर टेररिज्म में हो सकता है। ठीक है, उसी के साथ जो है इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कोई इसका जो है जजमेंट है क्या, या फिर जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ टॉपिक आएगा, कुछ जो है पॉइंट आएगा जिससे बेस जो है बार बार क्वेश्चन पूछे गए होंगे या फिर क्वेश्चन आए होंगे इस तरीके से। तो इन सब से रिलेटेड हमारे पास क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। पहला क्या करोगे कि हेडिंग डालोगे टेररिज्म। अब टेररिज्म से रिलेटेड क्या क्या लिखोगे, अब ये क्या क्या लिखोगे ये बात कहाँ से पता चलेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। और इसमें जितना भी डाटा इंक्लूड करोगे सब लेटेस्ट डाटा ही इंक्लूड करना, जिससे थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा मिल जाए, बूस्ट हो जाए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पूरा प्रिपेयर करना है। अब इसे प्रिपेयर करोगे कहाँ से, तो जैसे कि एक टेररिज्म का टॉपिक मिल गया तो जो वेबसाइट होते हैं तो वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट का यूज़ करोगे तो वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से जो डाटा होते हैं वो मिल जाएगा। लेकिन उसमें ये देखने को मिला है कि जो डाटा है थोड़ा सा पुराने डाटा ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा उसको अपडेट करना पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। टेलीग्राम में जो है थीम अपलोडेड है, पीवाईक्यू अपलोडेड है, प्लस उसी के साथ ऑलमोस्ट जो है 55 या 56 पूरा जो थीम्स हैं, ये तो एक टेररिज्म हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, पूरा टॉपिक वाइज वहाँ पे अपलोडेड है। पूरा 55 या 56 जो पीडीएफ्स हैं वो अपलोडेड हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इजी कर दे रहा हूँ, तो इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। और इजी करूँ कि जो करंट अफेयर्स वाले जो डे टू डे डेली वन टॉपिक वहाँ पे कवर करते हैं, तो वन टॉपिक भी बहुत ज़्यादा कवर हो चुके हैं, तो उसको भी टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो कंटेंट इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एग्जाम्पल जैसे कि इंपॉर्टेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन दी वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, अब पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस करके थीम निकाल सकते हो ये भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, है ना, और इजी कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि 150 डेज थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, गलत डायरेक्शंस में मत जाओ, बस टाइम वेस्ट मत हो, इसलिए हर एक पॉइंट को यहाँ पे बता रहा हूँ पेपर 2 से रिलेटेड। और ये बारीकी बात है, ध्यान रखना, बहुत बारीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक टॉपिक यहाँ पे क्या मिला, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ से एक टॉपिक मेरे को मिल गया साइबर सिक्योरिटी करके। या तो इसको जब अपने से एनालिसिस करोगे तब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बाकी एनालिसिस करके जो है पूरा टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड है, थोड़ा सा सर्च करना टेलीग्राम में। साइबर सिक्योरिटी हो गया, हमें एक टॉपिक मिल गया। अब साइबर सिक्योरिटी से क्या क्या जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लस इसी के साथ हमें लिंक करना है डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिजिटल जो इंफॉर्मेशन इसके साथ लिंक करना है। अब देखो ये तो यही बस पूछे गए हैं, साइबर सिक्योरिटी में तो पीवाईक्यू में जो है यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हम लोग अपने से क्या सोच सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी से जजमेंट क्या रहे हैं, कोई जजमेंट आए होंगे, कोई कमिटी बैठाए गए हैं क्या इससे रिलेटेड, ये जो है नोट्स में इंक्लूड करना है, क्योंकि ये सब चीज़ जो है पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन डाटा को ऐड करना होता है। आंसर राइटिंग जब करोगे तो उसमें ऐड करना होता है इस सब चीज़ को। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है जो है साइबर सिक्योरिटी का, उसी के साथ चैलेंजेस क्या है, साइबर सिक्योरिटी का चैलेंजेस क्या हर रहे हैं, क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या कोई गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है थोड़ा डाइवर्सिफाई करके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, बस इतना ही करना होता है पेपर 2 में। अब जैसे ये तो थीम एनालिसिस कर लिए, सेम वुमेन हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अब मैं नहीं बोलूँगा कि अभी के लिए यहाँ पे नोट्स बनाओ, हमारे पास बचा है 150 डेज, तो 150 डेज में जो है नोट्स नहीं बनाना,
है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम तो यही ले लेगा नोट्स बनाने में। तो क्या करोगे, सीधी सी बात जो है इसका प्रिंट आउट करना, जो भी कंटेंट अपने पास है उस कंटेंट का प्रिंट आउट करना, हाईलाइट करना, बस इतना ही काम करना। और बाकी जितना भी करंट ओरिएंटेड जो न्यूज़ आ रहे हैं उसको अपडेट करना है। बस अभी के लिए जो है नोट्स मेकिंग लिफ्ट कर दो, नोट्स मत बनाना। हमें क्या करना है, प्रिंट आउट लो, प्रिंट आउट लेने के बाद जो हाइलाइटर आते हैं ना, उस हाइलाइटर से हाईलाइट करो। और कोई करंट अफेयर से अगर जो है कोई अपडेट आ रहे हैं, उस अपडेट को यहाँ पे लिख लो, बस इतना ही काम यहाँ पे करना होता है। अब जैसे ही हमारे पास कंटेंट भी प्रिपेयर हो गए है ना, प्रिंट आउट भी निकाल लिए, अब उसको रिवाइज करोगे, उसको पढ़ना है। और हो सके जब भी नोट्स कोई कंटेंट बनाओगे तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पता कर लो, या फिर कोई यूट्यूब में वीडियो देख लो उससे रिलेटेड, वो ज़्यादा यहाँ पे आसानी होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहीं से देखने को मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट काम करना है वो है आंसर राइटिंग का। फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे और एंड ऑफ द डे इसके बाद देखोगे कि जो पेपर 2 का प्रिपरेशन है पूरा होलिस्टिकली वे में प्रिपेयर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग अगर हो सके तो अब से जो है ना, एट प्रेजेंट जो है जब से वीडियो देखो तो डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, है ना, सोच समझ के इस चीज को बोल रहा हूँ, क्योंकि 150 डेज यहाँ पे बस बचे हुए हैं। ध्यान रखो, पेपर 1 भी कवर करना है, पेपर 2 भी कवर करना है यहाँ पे इस 150 डेज में। तो एक दिन क्या करो, जैसे कि ऐसे का प्रैक्टिस कर लियो। एक थोड़ा सा मैं हैक्स यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बता रहा हूँ। ध्यान देना, जब शुरू जब इसको स्टार्ट करोगे, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करोगे, तो ऐसा मत करना कि पहले ऐसे को कर रहे हो फिर आर्गुमेंट फिर राइटिंग फिर अदर जो है जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, उसको नहीं, ऐसा मत करना। इसको थोड़ा सा जो सब जब स्टार्ट करोगे इसको, तो पहले क्या काम करना कि जैसे कि 3 to 4 डेज जैसे कि ऐसे कर रहे हो तो पूरा 3 से 4 डेज पूरा ऐसे को ही प्रिपेयर करोगे। उसके बाद 3 से 4 डेज यहाँ पे जो आर्गूमेंट कर रहे हो तो आर्गूमेंट को प्रिपेयर करोगे। 3 से 4 डेज यहाँ पे जैसे कि प्रेसिस करोगे तो प्रेसिस राइटिंग ही करना। फिर 3 से 4 डेज यहाँ पे अगर रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो रिपोर्ट राइटिंग करना। ठीक है, फिर ग्रामर को तो प्रैक्टिस करना ही करना है। तो ऐसे इससे क्या होगा कि 3 to 4 डेज ऐसे करोगे कि ऐसे को अगर कवर कर रहे हो तो ऐसे में जो मिस्टेक्स होगा वो सिली मिस्टेक्स जो होगा वो अच्छे तरीके से पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे को प्रिपेयर कर रहे हो। अगर एक दिन ऐसे कर रहे हो फिर आर्गूमेंट कर रहे हो फिर प्रेसिस राइटिंग कर रहे हो फिर रिपोर्ट कर रहे हो नेक्स्ट दिन, तो इससे क्या होता है कि जो एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना, प्रॉपर लेवल में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता। तो बेस्ट यही रहेगा कि 3 से 4 डेज पहले ऐसे को प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद आर्गूमेंट को प्रिपेयर करना, फिर प्रेसेस फिर रिपोर्ट। जब ये चारों जो है प्रिपेयर हो जाएगा, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव डेज में पहले ऐसे कर लिए, फिर नेक्स्ट डे जो है आर्गूमेंट राइटिंग कर लिए। ठीक है, फिर प्रेसिस राइटिंग कर सकते हो, फिर रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देना। तो इस तरीके से पूरा हॉलिस्टिकली वे में आंसर राइटिंग प्रिपेयर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग ये समझ आ गया, फिर मॉक टेस्ट, फिर डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से आंसर राइटिंग करोगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे गुड मार्क्स का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो ऐसे होता है इसको ध्यान से समझना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उसी के लेवल में यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी ऐसे को प्रिपेयर करो आर्गूमेंट को प्रिपेयर करो, तो एक चीज़ देखना कि जो ऐसे हो गया आर्गूमेंट हो गया ये तो स्कूल लेवल भी लिखे जाते हैं, स्कूल में भी ऐसे लिखे जाते हैं, लेकिन जो ऐसे प्रिपेयर करोगे पूरा यूपीएससी का लेवल का प्रिपेयर करना। ऐसा नहीं कि रैंडमली जो है 12th लेवल का ऐसे लिख के आ रहे हो, या फिर वहाँ पे जा रहे हो फिर जो मर्जी जैसे मर्जी जो आ रहा है माइंड में उसी को लिख रहे हो, ऐसा नहीं। ऐसे लिखना है तो जो लेवल होता है, जो सीएपीएफ का लेवल है, उसी के लेवल में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर मेरिट इन होना है तो ये सब करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर ऐसे का बात किया जाए तो ऐसे में जो है 80 मार्क्स का आता है, टोटल 80 मार्क्स यहाँ पे होते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर यहाँ पे 40 to 45 मार्क्स भी अगर ला लेते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा चांस होता है कि जो है एग्जाम क्वालिफाई कर सको। बाकी को भी यहाँ पे लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि केवल ऐसे को बस कवर कर रहे हो, नहीं। तो ऐसे में रफली जो है 40 to 45 मार्क्स यहाँ पे गुड होते हैं, और इससे अगर ज़्यादा चले जा रहे हो तो ये जो है एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा वहाँ पे। उसी के साथ अगर आर्गूमेंट को अगर देखें तो इस आर्गूमेंट राइटिंग में जो है ये जो है 40 मार्क्स का होता है टोटल, 2 यहाँ पे आर्गूमेंट राइटिंग करना होता है, और इसमें जो है रफली 20 to 25 मार्क्स अगर ला लेते हो तो यहाँ पे गुड है, इनफ यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग अगर देखोगे तो ये 20 मार्क्स का होता है ना, रिपोर्ट यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो इस रिपोर्ट राइटिंग में अगर 12 से 15 मार्क्स यहाँ पे कलेक्ट कर पा रहे हो, ला रहे हो, तो यहाँ पे अच्छे मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। फिर सेम जो है प्रीसिज राइटिंग का आता है,
इस जो प्रीसिज राइटिंग है ना, ये जो है 50 मार्क्स का आते हैं और एक ही प्रीसिज यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है, समरी से अलग होते हैं, ध्यान रखना है ना प्रीसिज। तो इस जो प्रीसिज है 15 मार्क्स का आते हैं, तो इसमें ऑन एन एवरेज 10 टू या फिर 8 to 10 मार्क्स या फिर इससे ज़्यादा ला रहे हो तो यहाँ पे सफिशियंट है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कॉम्प्रीहेंशन। अब ये जो कॉम्प्रीहेंशन है टोटल 20 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसमें भी अगर 15 to 18 मार्क्स यहाँ पे ला रहे हो तो ये सफिशियंट होता है ना। गुड मार्क्स यहाँ पे 15 to 18, क्योंकि 20 मार्क्स हैं, कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, तो इसको कवर करना है। फिर लास्ट आता है ग्रामर। अब ये जो ग्रामर है ना पूरा फ्री का मार्क्स होता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, पूरा हर एक लेक्चर यहाँ पे डेडिकेट होके बन चुके हैं, यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है, सर्च बस करना है। ऐसे का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, ये भी डल चुका है। आर्गूमेंट का भी सेपरेट वीडियो बना हुआ है, रिपोर्ट का भी सेपरेट बना है, प्रेसिस हो गया है ना, फिर कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर हो गया, इन सब का जो है इंडिविजुअल यहाँ पे बना हुआ है, इंडिविजुअल वीडियो है, तो उसको एक बार कवर कर लेना। और जो ग्रामर है, ग्रामर में तो हो सके तो पूरा 25 पे 25 मार्क्स आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर 1 लाइनर है, सही करोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। इसमें कोई राइटिंग देखने का या फिर राइटिंग स्टाइल कैसे लिखो उतना यहाँ पे मैटर नहीं करता, ग्रामर का स्पेशली, क्योंकि पूरा 1 लाइनर ही यहाँ पे आते हैं। तो ऑन एन एवरेज इसमें अगर 22 मार्क्स या फिर 22 प्लस भी ला रहे हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। बाकी जो है अगर 1 by 1 करके अगर देखे जाए तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो 4 ऐसे लिखने को बोलते हैं, उसमें जो है 6 ऐसे दिए जाते हैं, 4 ऐसे लिखना होता है, एक ऐसे जो है 20 मार्क्स का होता है। और यहीं से स्टार्ट करना, क्योंकि यहीं से जो है एक इंप्रेशन होता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है एग्जामिनर के माइंड में, वो यहीं से देखे जाएगा। और ऐसे भी लिखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, मतलब ऐसे जो लिखे जाते हैं, पहली बात तो पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप बोलने का मतलब ये पैराग्राफ को नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो एक फ्लो होता है उसको बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके। तो पहले बात तो इसको पैराग्राफ में लिखना है, और उसी के साथ जो पैराग्राफ में लिखोगे तो पैराग्राफ में लिखने के साथ जो फ्लो मेंटेन होना चाहिए वो पूरा फ्लो मेंटेन यहाँ पे होना चाहिए। बाकी इसका डिटेल स्ट्रेटजी जो है वीडियो में जो यूट्यूब है वहाँ पे डल चुका है, उससे कवर करना। नेक्स्ट है अब आर्गूमेंट। आर्गूमेंट फॉर और इच। देखो इसके लिए क्या करना होता है कि जब हम लोग ऐसे को प्रिपेयर करते हैं तो ऐसे के साथ ही ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है, तो इसके लिए जो है अलग से और कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे जो है 20 मार्क्स का आता है, 2 यहाँ पे लिखना होता है। बाकी इसका भी डिटेल जो है वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है, तो वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। सेम जो है 200 वर्ड्स का हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग करना पड़ता है, इसका भी फॉर्मेट वहाँ पे है। सेम जो है प्रीसिस कैसे लिखना होता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना होता है, ये सब का जो लेक्चर्स हैं ये ऑलरेडी जो है यूट्यूब में जो है अपलोडेड है, तो वहाँ से एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो रहा फाइनली 150 डेज में किस तरीके से CAPF AC स्पेशली पेपर 2 को प्रिपेयर किया जा सकते हो, उसको डिटेल के साथ कवर किए हैं। बाकी कोई भी क्वेरी और हो तो देखो यहाँ तो व्हाट्सअप नंबर भी है, तो वहाँ पे SMS कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम, इंस्टा सब का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहाँ फॉलो कर सकते हो। बाकी हर एक नोटिफिकेशन वहीं पे ही अपलोड हो जाता है। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।